नाज़रीन, पबजी लवर्स के बारे में तो आप सब ने सुना होगा, लेकिन आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ वो पबजी में लवर्स बन चुके हैं। शादी किस तरह हुई? और मुझे किसी भी हाल में से शादी करनी थी। इसने पैसे सेंड किए, मैंने टिकट कराया और अकेले ट्रेन में बैठ के लाहौर पहुंच गई। घर में ज़्यादा हुक्मरानी किसकी चलती है, बीवी की चलती है या आपकी चलती है? बीवी की चलती है। ज़्यादा जल्दी नाराज़ कौन होता है, मनाता कौन है? ख़वातीन जो है वो किचन में होती हैं, मर्द हजरात सोफे पे बैठ के उनसे चाय मंगवा रहे होते हैं, कभी पानी। यहाँ पे निज़ाम पूरा उल्टा है। अच्छा, मैं बैठी भी होती हूँ और किचन में ये पाए जाते हैं। माहम, घर में ज़्यादा गुस्सा कौन करता है? मैं ही करती हूँ। और फिर मनाते यही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको कोई मतलब अंदाजा नहीं हुआ इतनी कन्वर्सेशन करके कि कौन मनाता होगा? पहले मैं आया था आईडी बेच के, तो सेकंड टाइम मैं आया अपना मोबाइल बेच के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट कुरतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पबजी पे। जी हाँ, पबजी के हवाले से तो आप सब जानते ही हैं कि कहीं वो ज़िंदगियां बर्बाद करता है तो कहीं बहुत सी ज़िंदगियां आबाद भी करता है। कहीं लोगों के दिमागों पे असर कर रहा है तो बहुत से दिलों पर भी असर कर रहा है। नाज़रीन, पबजी लवर्स के बारे में तो आप सब ने सुना होगा, लेकिन आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ वो पबजी में लवर्स बन चुके हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है माहम जहरा और इनके हस्बैंड मोहम्मद आफ्ताब। माहम जहरा जो है वो हमारी न्यूज़ 360 की एंकर पर्सन है और बहुत सारी स्टोरीज़ कवर कर चुकी हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना हम इनकी स्टोरी कवर करें। तो आइए इनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माहम, मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि पबजी या जितनी भी गेम्स हैं वो ज़्यादातर लड़के खेलते हैं, लेकिन आप कैसे आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ और कितने अरसे से खेल रही हैं? मैं बेसिकली बचपन से ही बहुत ज़्यादा गेम्स की तरफ ज़्यादा मेरा दिमाग रहा। मैं पहले CS भी खेला करती थी। तो मैंने उन दिनों में जब पबजी नया नया आया था तो मैंने एक फ़ोन लिया था नया। तो मेरे सब फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे बोला कि पबजी एक गेम है, वो भी शूटिंग गेम है और वो बहुत अच्छा है, तुम ट्राई करो, एक बहुत अच्छा टाइम पास गेम है। तो मैंने फिर उस फ़ोन में वो गेम डाउनलोड करी और उसको खेलना शुरू किया। सीज़न 5 या 6 से मैंने खेलना स्टार्ट किया था और उस वक्त मैं बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम खेलती थी, लेकिन बाद में जब मेरा उसमें जो है वो एक्सपीरियंस बढ़ा और मुझे इसमें मज़ा आने लगा, एक मतलब बहुत अच्छा टाइम पास था। और उस दौरान में ये है कि मैं फ्री होती थी, कोई काम वगैरह नहीं था और स्टडी भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम पबजी को देना शुरू कर दिया। तो इसी तरह बस चलते गया और मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता गया पबजी में। अच्छा आफ्ताब, आप बताएं कि आप जो है वो इनसे पहले से खेल रहे हैं या फिर आपने कब शुरू किया? ये कितना अरसा हो गया खेलते हुए गेम? मुझे पबजी खेलते हुए 3.5 साल हो गए। सीज़न 2 से खेल रहा हूँ मैं पबजी और कंटिन्यूसली खेल रहा हूँ, अभी भी खेलता हूँ। अच्छा माहम, ये बताएं कि वैसे तो पबजी में आप बहुत सारे लोगों के साथ खेलती होंगी, बहुत सारे लोगों के साथ मिली होंगी, क्योंकि कॉन्वर्सेशन का भी आई गेस एक ऑप्शन होता है। तो आप बताएं कि आपकी मुलाकात इनसे कैसे हुई? इनसे मुलाकात मेरी एक रैंडमली हुई थी और पबजी में अक्सर मैं जब मैं खेल नहीं रही होती थी गेम और कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते थे ऑनलाइन, तो मैं फ्री टाइम में जो है वो पबजी में एक ऑप्शन होता है रिक्रूटमेंट डालने का ना, जहाँ से आप फ्रेंड मतलब एक रिक्वेस्ट सेंड करके अननोन प्लेयर्स को अपने जो है वो लॉबी में बुला सकते हैं। तो मैं ऐसी इस तरह से सेंड करके वो रिक्वेस्ट और लोगों को बुला के ऐसे उनको तंग करती थी, क्योंकि पबजी में लड़कियां बड़ी प्रीमियम होती हैं ना। लड़कियों का आईडी का नाम देख के या उनकी डीपी देख के लड़के फ़ौरन से जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और आके जो है ना तफरी वगैरह करते हैं। तो मैं भी अक्सर फ्री टाइम में इसी तरह करती थी कि रिक्रूटमेंट डाली और जो है ना वो लॉबी में लड़के आए और वो अलग अलग बातें करने लग गए, तो मैं बस माइक अपना बंद ही रखती थी। खैर, तो उस दिन भी जो है वो रिक्रूटमेंट मैंने डाली और मैंने अपना माइक बंद किया हुआ था और पबजी में मैंने सॉन्ग प्ले किए हुए थे। तो ये आए और मेरा आईडी का नाम था एक्स रोज़, ठीक है ना। तो नाम से इन्हें, अब ये लड़की देख के आए थे या इन्होंने मुझे बाद में बताया कि इन्होंने रैंडम ज्वाइन किया था। खैर, ये लॉबी में आए तो मैंने सॉन्ग चलाए हुए थे और मैंने फिर इनसे टाइपिंग में बात करना शुरू करी। एक स्टोरी बनाई कि मेरा जो है ना मेरे BF से ब्रेकअप हो गया है और मैं बहुत सैड हूँ और मुझे जो है ना ख़ुदकुशी करनी है। इस तरह की मैंने इनसे बात करी ऐसी तफरी के लिए। असल में उस वक्त एक ट्रेंड चला हुआ था टिकटॉक पर कि लड़कियाँ इस तरह की स्टोरीज़ बना के वो वीडियोज़ अपलोड करती थी और वो वायरल हो जाया करती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी स्टोरीज़ में सर्च करी थी कि कोई बनाऊँ और फ़नी से निकल के वो वायरल हो जाए। तो मैंने इसी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने इनको इस तरह से स्टोरी सुनाई। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए कि नहीं, अपने माँ बाप का सोचो और जिन्होंने पैदा किया है ये सोचो, इस तरह से। खैर, उस वक्त हमारी थोड़ी बहुत बात हुई, फिर मैंने गेम बंद कर दी।
फिर नेक्स्ट डे से जो है ना वो हम लोगों ने साथ गेम खेली और फिर सिलसिला चलता रहा इसी तरह से, थोड़े दिन तक साथ खेलते रहे। अच्छा, तो आपके कहने का ये मतलब है कि आप प्ले कर रही थी लेकिन ये भी प्रो प्लेयर निकले। हाँ। अच्छा आफ्ताब, आप बताइएगा कि आप जब इनसे पहली बार बात हो रही थी तो किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ था? मैं उन दिनों खेल रहा था, मैं रैंक पुश कर रहा था अपना हैक लगा के। मैं हैक लगा के पबजी खेल रहा था, तो मेरे जो दोस्त थे वो सब ऑफलाइन हो गए थे। यही कोई सुबह के 5-6 बज रहे थे, तो मैं इनकी रिक्रूटमेंट में चला गया। तो अब ये बैठी हुई सॉन्ग लगा के, तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा किक कर देंगे। तो मैं भी डीड बन के बैठ गया, मैंने कहा आ रही पार ऐसे ही। तो अब मैं बैठा रहा ना, इन्होंने किक की, इन्होंने मेरे साथ बात करना शुरू कर दी, तो मैं भी वैसे जवाब देने लग गया इनको। तो उसे नेक्स्ट डे हम खेले, तो ऐसे ही हम रेगुलर बेस पे खेलने लग गए। फिर 2-4 दिन गुजरे तो इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा, क्यों ब्लॉक किया ये तो बताएं। मैंने इनको ब्लॉक इसलिए किया था क्योंकि वैसे मैं रैंडम अगर जाती थी किसी लॉबी में, तो अगर कोई लड़का फ्लर्ट करता था या मुझे सही नहीं लगता था, मैं उसको ब्लॉक कर दिया करती थी। तो मेरे कुछ चंद ही फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं खेलती थी, तो इन्होंने कुछ दिन मेरे साथ खेल कर अपनी जो है ना वो मोहब्बत का इजहार मुझसे किया कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगता है। और मुझे कहीं ना कहीं इसके साथ गेम खेलते में भी मुझे काफ़ी अंदाज़ा होता था कि ये मतलब अब फ्रेंडशिप से थोड़ा ऊपर हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा केयर करना गेम में जो है ना, मुझे प्रोटेक्ट करना, मुझे बॉट मारने का बहुत शौक था, मुझे बॉट किल्स करने का बहुत शौक था, क्योंकि मेरा गेम इतना इम्प्रूव नहीं था उस टाइम पे। तो मुझे किल्स चाहिए होते, तो ये मुझे गाड़ी में बिठा के, जीप में या बग्गी में बिठा के पूरे मैप में घुमाता रहता था और ढूंढ के जो है ना ये मुझे बॉट किल करवाता था। और जिस तरह की एयर ड्रॉप की जो सामान होता है, मुझे ओम बहुत पसंद थी और उसको भी बहुत पसंद थी स्नाइपिंग करना, तो ये जाके ड्रॉप लूट के उसमें से ओम ला के मुझको देता था। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ये करता था जिससे मैं समझने लग गई थी कि यार ये कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। फिर वही हुआ कि कुछ दिन बाद इसने इजहार कर दिया कि मुझे, हालांकि इसने मुझे देखा भी नहीं था, कि मुझे आप पसंद हो और आपके साथ जो है ना वो खेलना अच्छा लगता है और ये वो। मैंने कहा ये भी औरों की तरह है और ये सिर्फ टाइम पास के लिए, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। तो फिर उसके बाद जो है वो इसके साथ एक फ्रेंड होती थी जो मेरी भी फ्रेंड थी, तो उसने बताया कि जब मैंने इसको ब्लॉक कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए। इन्होंने पबजी छोड़ दी, ये पूरा दिन लॉबी में बैठ के मेरा वेट करते रहते थे कि मैं आऊँगी, क्या मतलब मेरी आईडी कब ऑनलाइन हो रही है और मतलब मैं कितने मैचेस खेल रही हूँ, ये सब देखता रहता था। तो इसके बाद जो है ना वो उसने मुझे बताया कि ये बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया और इसने पबजी खेलना छोड़ दी इनफैक्ट के, और साथ ही साथ ये पबजी में सिर्फ लॉबी में बैठ के जो है ना मेरा वेट करता रहता था कि मैं कब ऑनलाइन हो रही हूँ, कब ऑफलाइन हो रही हूँ, कितने मैचेस खेल रही हूँ। तो उसने मुझे बोला कि वो बहुत अच्छा है और वो इस तरह का नहीं है, वो काफ़ी और लोगों के साथ खेलता है, पर कभी उसने इस तरह से फ्लर्ट नहीं किया किसी के साथ। तुम्हें उस मतलब कुछ अच्छा लगा होगा तुम्हारे अंदर उसे, जब भी उसने ऐसा किया। अच्छा आफ्ताब, आप ये बताएं कि आपने पहले इनको अप्रोच तो कर लिया, लेकिन आपके जहन में क्या आया? आपको लगा नहीं कि ये आईडी फेक भी हो सकती है या कोई फ्रॉड हो सकता है? क्या था आपके माइंड में उस टाइम कि आपने इनको अप्रोच किया और जब इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया तो आप बहुत गमगीन हो गए? जब इन्होंने मुझे ब्लॉक किया था तो 2-4 दिन बाद मैं यही कोई सुबह के टाइम ऑनलाइन आया 4-5 बजे। तो जो हमारी दोस्त थी वो बाहर कंट्री से थी, तो उसकी इससे ऑलरेडी बात हो गई थी। अब उसने मुझसे बात की तो उसने मुझे ऐसे बताया कि वो तुम्हारा पूछ रही थी, तो मैं समझा शायद उसके दिल में कुछ है। तो मैं भी बेताब हो गया, मैंने बोला ठीक है उसे बुलाओ। तो वो बोलती है अभी वो ऑफलाइन हो गई है, तो जब ऑनलाइन आएगी तो फिर बुलाऊंगी। तो मैं फिर ऑनलाइन रहा, मैं कोई 8-10 घंटे ऑनलाइन ही रहा, मैं ऑफलाइन होने का नाम नहीं था ले रहा कि आएगी बात करके ही ऑफलाइन होगा। तो जब ये आई हैं, इनसे बात हुई, थोड़ी देर बात हुई, तो मैंने इनसे व्हाट्सएप का नंबर लिया इनका, व्हाट्सएप पे बात हुई, तो मैंने फिर इनको खुद ही प्रपोज कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि ये लड़की ही है। अच्छा जी, मेरी बात हो चुकी थी पहले, यानी गेम में माइक ऑन करके खेलती थी मेरे साथ, तो इस वजह से मुझे पता था ये लड़की है, तो मैंने प्रपोज कर दिया। तो मैंने बोला देखा जाएगा, अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं तो। अच्छा मैम, उन्होंने तो प्रपोज कर दिया, आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? मुझे इसकी बातें बहुत दिल को लगती थी, क्योंकि ये बहुत कहते ना मासूम शरीफों वाली मुझसे बातें करता था। इसने कभी ऐसी कोई जैसे लड़के होते हैं जो सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं, फ्लर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, ये इस तरह का नहीं था। ये बहुत ज़्यादा केयर करता था, हर चीज़ में केयर करता था कि गेम में तो करता ही करता था, उसके अलावा भी कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं
कि अगर मैं बीमार हूँ तो उसके लिए ये फ़िक्र कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको लगता है कि यार समझता है कुछ स्पेशल तो ये कर रहा है ना, तो मुझे अच्छा लगने लगा। हालांकि मैंने उसको देखा भी नहीं था एक टाइम तक और ना ही इन्होंने मुझे देखा था। ये सब बस हवा में फायर हो रहे थे। अच्छा, वो जो कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, हाँ। सही कहते हैं, काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक इसको जो है ना ठीक मानूंगी मैं कि मोहब्बत अंधी होती है, क्योंकि हम दोनों को बेसिकली जब हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हुए तो हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। अच्छा, तो चलें, प्रपोज़ किया उन्होंने, प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो गया। फिर शादी तक का जो हम कहते हैं एक रास्ता होता है, बहुत लंबा सफ़र होता है, बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। अगर हम देखें लव मैरिजेस तो वैसे भी फैमिलीज़ में एक्सेप्ट नहीं करते, ऊपर से आपकी तो बिल्कुल ऑनलाइन जो है वो मोहब्बत थी, तो फैमिलीज़ का क्या रद्द अमल था इस चीज़ पे, या उन्होंने आपको क्या परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ी थी? काफ़ी दिन तक तो ना इसने अपनी फैमिली में बताया और ना मैंने अपनी फैमिली में बताया। हम लोग इसी तरह से व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग पे या मैसेजेस पे या इन PUBG हम लोग टाइम गुजारते थे एक साथ। तो एक टाइम बाद जब हमें रियलाइज़ हुआ कि अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत सिंसियर हैं और हमें साथ लाइफ गुजारने के लिए कोई स्टेप उठाना चाहिए, तो इसने अपने घर में बता दिया। इसके फैमिली की तरफ से कोई इतने ज़्यादा इशू नहीं हुए जितनी मेरी फैमिली की तरफ से हुए। तो मेरी फैमिली की तरफ से इश्यूज़ काफ़ी थे, क्योंकि एक लड़की की फैमिली ज़्यादा कंजर्वेटिव होती है बजाय एक लड़के के। तो मेरी फैमिली बिल्कुल तैयार नहीं थी, कास्ट का भी इशू था और एक अलग अलग सी सोचें भी आती हैं कि इस तरह से हो चुके हैं वाक़यात पाकिस्तान में कि लड़कियों को फंसा के ले जाके बेच देते हैं और इस तरह के। तो मेरी फैमिली बहुत डरती थी, वो कहती थी कि नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड्स वगैरह को मैंने जब बताया, उसने मुझे बोला कि अगर वो सच्चा है ना तो उसको कराची बुलाओ। तो मैंने उसको बोला कि अगर तुम सच्चे हो ना और इस तरह से तुम चाहते हो मेरे साथ है ना, तो तुम्हें एक बार कराची आना पड़ेगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट अपना, हाँ, अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी कि पता चल जाए कि हाँ जी फ्रॉड नहीं है, लड़का बिल्कुल सही है। एक बार कराची आना पड़ेगा ये साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो उस वक्त ये जॉब वगैरह भी नहीं करता था, सिर्फ PUBG ही खेलता रहता था। घर में सबसे छोटा भी यही है अपने। तो इसकी PUBG ID थी वो काफ़ी महंगी थी, तो इसने वो चीप प्राइजेस में सेल करी है मेरी वजह से, और वो ID सेल करके फिर ये कराची मुझसे मिलने आया था। ये तो हम कह सकते हैं बहुत बड़ा स्टेप इन्होंने उठाया। अच्छा, आप बताएं कि आपकी फैमिली की तरफ से क्या इश्यूज़ आए थे जब आपने उनको बताया कि फ़ाइनली जी मुझे लड़की पसंद है, वो कराची में रहती है, तो क्या फैमिली का रद्द अमल था आपकी? मेरी फैमिली का इशू इतना नहीं था, लेकिन ये था कि मेरा रिश्ता हुआ था मेरे चचा की तरफ। अच्छा। तो जब मैंने ये घर में बताया तो काफ़ी मसला बना घर में, क्योंकि वो चाचू थे, उनसे फिर जब उन्होंने बोला मेरे बारे में तो चाचू जो है पापा को बुलाना छोड़ दिया उन्होंने, अब तो बिल्कुल ही नहीं बोलते। तो पापा ने फिर यही बोला था कि अगर वो मैं शादी करवा भी देता हूँ ज़बरदस्ती उसकी तुम्हारी बेटी के साथ, चाचू को बोला, तो अगर वो खुश ना रहें तो फिर इसकी क्या करेंगे बाद में। तो उन्होंने बोला जैसे उन चाहते हैं उनको वैसे ही जीने देते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुमने करना करो। तो पहले मैं आया था ID बेच के, तो सेकंड टाइम मैं आया अपना मोबाइल बेच के। चलिए, तो एक बहुत ही हम कह सकते हैं इमोशनल सी मोमेंट था। अच्छा, फिर बताएं चले, मसले मसाइल तो चलते रहे हैं, फैमिलीज़ का इशू भी, शादी किस तरह हुई? इसकी फैमिली तो राज़ी हो गई थी, लेकिन मेरी फैमिली नहीं मान रही थी किसी भी हाल में, और मुझे किसी भी हाल में से शादी करनी थी कि मामला इस हाल तक पहुंच चुका था। तो पहली बार जब ये कराची आया था सिर्फ मुझसे मिलने आया था, और सेकंड टाइम जब ये कराची आया तो ये मुझे लेने आया था। डिसाइड ये हुआ था कि ये मुझे ले जाएगा और फिर हम लोग शादी कर लेंगे। तो उसके बाद ये आया लेने के लिए, तो मैं मुकर गई कि नहीं, मैं नहीं जा रही इस तरह। मुझे बहुत डरा दिया था लोगों ने। मैं फिर भी एक तरह से एक डर होता है ना, लड़की के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है ये सब कुछ। तो मैं नहीं गई इसके साथ। तो फिर मैंने अपनी फैमिली को सब बता दिया, खुद मैंने उनको बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी, तुमने करनी है तो करो, खुद अपनी जिम्मेदारी भी करो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो बस वो मोमेंट था कि मैंने फ़ैसला किया, और उस वक्त मेरे भाई से भी कुछ क्लैशेस ऐसे हो गए थे जो मुझे घर से निकालने तक का जो नौबत आ गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ इस तरह से किया कि मैं गई, मैंने टिकट कराया। इसने मुझे पैसे सेंड किए, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसने पैसे सेंड किए, मैंने टिकट कराया और अकेले ट्रेन में बैठ के लाहौर पहुँच गई, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि ये मुझे रिसीव करने आए और लेके जाए। तो बस मैं लाहौर चली गई थी। तो फिर वहाँ पे जाके इसकी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया आगे जाके हमें। अच्छा, चले, वो तो मसले मसाइल थे, शादी हो गई। अब ये बताएंगे अब आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है?
अब लाइफ मेरी तो बहुत अच्छी गुजर रही है। अब इनसे पूछ लें इनकी कैसे गुजर रही है। अच्छा, आफ्ताब ये बताएं कि घर में ज़्यादा हुक्मरानी किसकी चलती है, बीवी की चलती है या आपकी चलती है? बीवी की चलती है। अच्छा, हम आप बताएं कि शादी के बाद आपने जो इनसे एक्सपेक्टेशंस रखी थी वो पूरी हुई? 80% तो मैं बोलूँगी कि पूरी हुई है। और कुछ चीज़ों में होता है कि आपको इतना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो मुझे चाहिए था अपने हस्बैंड में एक, वो सब कुछ सारी क्वालिटीज़ के अंदर पाई जाती हैं। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, घर में ज़्यादा जल्दी नाराज़ कौन होता है, मनाता कौन है? या किचन में, एक तो कि किचन की जो है ना वो बहुत बड़ी बात होती है कि हमेशा ख़वातीन जो है वो किचन में होती हैं, मर्द हजरात सोफ़े पे बैठ के उनसे चाय मंगवा रहे होते हैं, कभी पानी। तो आपके घर में क्या इस चीज़ का वो है? यहाँ पे निज़ाम पूरा उल्टा है। अच्छा, मैं बैठी भी होती हूँ और किचन में ये पाए जाते हैं। और क्योंकि हम दोनों ही जॉब करते हैं तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी ये रियलाइज़ होता है कि मैं ज़्यादती कर रही हूँ इस पर। क्योंकि और इसको खुद से भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। जो बाज़ मर्द होते हैं कि उनको प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं मर्द हूँ, मैं शौहर हूँ, मैं क्यों ये काम करूँ, तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम बीवी हो। लेकिन इसकी सोच ऐसी नहीं है। ये बहुत सपोर्ट करता है। इवन के मैं अगर शूट पर होती हूँ, कहीं मुझे लेट हो जाता है तो घर की झाड़ू भी दिली हुई होती है, पोछा लगा हुआ होता है, बर्तन धुले हुए होते हैं, सब्जियाँ कटी रखी होती हैं कि बस मैं आऊँ और पकाऊँ। इस तरह का सीन मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा घर मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आफ्ताब, आप तो हरफन मौला निकले। बाहर के काम भी, घर के काम भी सारे कर लेते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपको ऐसी क्या चीज़ जो है वो माहम में अच्छी लगी कि आपने कहा कि बस अब जीना है, मरना है, इन्हीं के साथ रहना है? क्योंकि वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो मैंने भी फिर काफ़ी सिंसियर हो गया था, तो मैं फिर किसी और चीज़ का सोचते नहीं था। तो मैं बस इनके सोचता रहता था कि रहना है तो इनके साथ ही रहना, नहीं तो नहीं। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ थी जो माहम में बहुत अच्छी लगती है आपको? ये पहले भी थी? वो होता है ना कि लोग शादी के बाद कहते हैं कि हाँ जी हस्बैंड चेंज हो गया, हस्बैंड की शिकायत होती है कि हाँ जी वाइफ हमारी चेंज हो गई है। तो ऐसी कोई चीज़ जो माहम पहले माहम में थी और अब चेंज हो गई है, या अब ज़्यादा अच्छी आपको लगती हैं पहले से? माहम गाना अच्छा गाती है, अच्छा, तो इनकी आवाज़ शुरू से ही अच्छी लगती थी मुझे। अच्छा, सही। माहम, हम अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इस प्रोग्राम के एंड में आपसे गाना भी सुनेंगे। अच्छा, तो वैसे तो माहम बता चुकी कि आप किचन का काम करते हैं, ज़्यादा अच्छा क्या बना लेते हैं? खाना बस इतना ही आता है, सब्जी वगैरह बना नहीं सकता, काट ही सकता हूँ। अंडा बना लेता हूँ या चाय बना लेता हूँ या बर्तन धो लेता हूँ बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि हमारे माशरे में आफ्ताब जैसे आदमियों की बहुत सख्त ज़रूरत है। वैसे तो कहते हैं कि मर्द जो है वो बाहर के काम करता है, औरत को घर के करने चाहिए, लेकिन अगर दोनों बंदे बाहर के काम कर रहे हैं तो दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि वो घर के काम भी करें साथ साथ। अच्छा माहम, गेम खेलते हुए तो PUBG खेलते हुए आप लोगों को काफ़ी अरसा हो गया। आप ये बताएं कि एक तो रिलेशनशिप का जो अरसा था वो कितना था, और अब शादी को माशाल्लाह आपकी कितने साल हो गए हैं? 6-7 महीने का हमारा रिलेशन था और शादी को हमारी माशाल्लाह से साल पूरा हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आफ्ताब, माहम की बनाई हुई कौन सी डिश है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? वैसे तो ये कम ही किचन में नज़र आती है, हमें इत्तला मिली है, लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी डिश है जो इनको बनाने आती है और आपको पसंद है? वैसे ये बनाती तो सब खाने अच्छे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनके हाथ का अच्छा लगता है वो है दाल चावल। अच्छा, दाल चावल शौक से खाता हूँ। माहम, घर में ज़्यादा गुस्सा कौन करता है? मैं ही करती हूँ। और फिर मनाते यही होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। आपको कोई मतलब अंदाज़ा नहीं हुआ इतनी कन्वर्सेशन करके कि कौन मनाता होगा? अच्छा आफ्ताब, कभी ऐसा हुआ कोई मोमेंट, बंदा मना के भी थक जाता है, कभी ऐसा हुआ कि ये नाराज़ है, आपने कहा बस अब छोड़ो, अब नहीं मनाता, ख़त्म, कभी ऐसा हुआ है? तो फिर इनके आंसू आ जाते हैं तो वो फिर उल्टा मुझ पे पड़ता है, तो इसलिए मैं फिर टाइम से मनाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ तक नौबत आई ना। अच्छा माहम, इन्होंने तो बता दिया है, आप बताएं कि आपको इनमें क्या चीज़ अच्छी लगती थी और वो चीज़ अभी भी है, या अब आपको इनमें कोई चीज़ ऐसी डिस्कवर की है जो ज़्यादा अच्छी हो? इसकी एक चीज़ मुझे शुरू से बहुत पसंद थी कि ये प्यार से ज़्यादा इज्जत करता है, और एक लड़की को मेरे ख्याल से इज्जत बहुत चाहिए होती है अपने शौहर से, जो उसके लाइफ पार्टनर है उससे। तो ये प्यार से ज़्यादा मुझे इज्जत देता है, और इसकी इसी चीज़ पे जो है ना मैं बस फिदा हो गई, इसको इस तरह कहेंगे। और दूसरा ये कि इसने मुझे जिन कंडीशंस में एक्सेप्ट किया था, मेरा एक पास था,
उन कंडीशन में मुझे इसने एक्सेप्ट किया, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। अच्छा माहम और आफ्ताब, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि एक तो लव स्टोरीज़ वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, आपकी तो माशाल्लाह से मज़ीद डिफ़िकल्ट रही है, तो कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा स्टेज आपकी ज़िंदगी में आया कि आपको लगा कि बस अब ख़त्म भाई, अब हमारा कुछ नहीं बन सकता और अब हम दूर हैं, तो कोई ऐसी चीज़ आई? हाँ बिल्कुल आई, और कौन सी लव स्टोरी में ऐसी चीज़ नहीं आती है, वो लव स्टोरी कंप्लीट ही नहीं हो सकती अगर ऐसी कोई जगह या कोई ऐसा पार्ट उसमें ना हो जी। तो जब ये लाहौर से कराची आया था सेकंड टाइम मुझे लेने के लिए, तो मैंने उस वक्त इससे बोल दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी और मामला ख़त्म, क्योंकि मैं डर भी गई थी और फैमिली का बहुत प्रेशर था और लड़की पे सबसे ज़्यादा यही होता है। और मैंने उसको वापस भेज तो दिया था सब ख़त्म करके, उसके बाद मैं खुद इतना टूट गई थी कि मैंने सुसाइड अटैम्प्ट कर ली थी और अपना हाथ जो है वो काट दिया था। और उसके बाद फिर ये कि 1-2 दिन तक मेरी से बात नहीं हुई, तो फिर उसके बाद मैंने इसे दोबारा खुद से कांटेक्ट किया और उसको मैंने सब बताया, तो ये बहुत रोया, फ़ोन पे बहुत रोया और उसने कहा कि मैं नहीं रह पा रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मैं मर जाऊंगा। तो बस वो पॉइंट था कि मैंने कहा अब पार नहीं करना, बस अब इसको लगाना है, पार लगाना है इसको, बस अब करना है, शादी करनी है, बस अब ख़त्म, अब बस करनी है। आप बताएं, आपने वैसे तो आपने काफ़ी परेशानियां फेस की थी आपकी, जैसे कि वो कज़न से आपकी मंगनी हुई थी, तो आप बताएं क्या स्टेज था जिसमें आपको लगा कि अब कुछ नहीं बन सकता? जब मैं भी सेकंड टाइम वापस गया था यहाँ से तो रोता हुआ गया, फिर दूसरा मैंने वहाँ से सिगरेट ले ली, जबकि मैं पूरे रास्ते सिगरेट पीता गया, ना कुछ खाया ना पिया। घर गया हूँ, घर जाके भी बस रोता ही रहा, मम्मा वगैरह भी चुप ही कराती रही। तो फिर मैं यही था कि सिगरेट पीते रहना हर टाइम, एक ख़त्म होती दूसरी लगा लेता था, तो खाना वगैरह कुछ नहीं था खा रहा, बस अपने काम से काम, ना बाहर निकल रहा था, एक रूम में बंद रहा था बस 2-3 दिन। तो जब इन्होंने कांटेक्ट किया तो इन्होंने मुझे फिर बात की मुझसे, तो मैंने फिर घर में मम्मा से बात की, तो मम्मा ने मुझे बोला ठीक है, उसे बोलो तुम यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने इसे कॉल की, इसे पैसे वगैरह सेंड किए, तो नेक्स्ट डे ये लाहौर पे आ गई थी। अब तो ये आपको मिल चुकी हैं, तो क्या अभी भी वही सिलसिला जारी है या छोड़ दी है? सिगरेट छोड़ दी है मैंने, तो उसकी जगह मैं वैलो होती है जिसे उर्दू में नस्वार भी बोलते हैं, तो वैलो यूज़ करना शुरू कर दी, उसके फिर सिगरेट छूट गई थी मेरी। उमूमन इस तरह होता है कि लड़कियां शादी करके जाती हैं तो उनके ससुराली उनको इतना अच्छा ट्रीट नहीं करते। आपके केस में क्या था, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इसकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और इसके घर के हर फर्द ने बहुत सपोर्ट किया, इसके फादर ने, इसकी मदर ने, इवन के इसके जो भाई हैं, इसकी भाभियां हैं, उन सब ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे वहाँ जाके लगा ही नहीं कि मैं किसी गैर लोगों में आ गई हूँ, उन लोगों ने हर तरह सपोर्ट किया और सब कुछ खुद से किया, क्योंकि मैं यहाँ से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, तो उन्होंने मुझे रूम अरेंज करके दिया, सारा सामान वगैरह, एक बिल्कुल जैसे कि वो अपनी बेटी का कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा था सब कुछ और शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छा था और अभी भी है। थैंक यू सो मच माहम एंड आफ्ताब, आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी स्टोरी वाकई बहुत अच्छी थी। नाज़रीन, ये थी इनकी स्टोरी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी भी इसी तरह की कोई स्टोरी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट कुरुतलान आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।